हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नए वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। अकाउंट्स में जनरल एंट्री का चैप्टर हम कर रहे थे। एक एक टॉपिक लेकर हम अपने वीडियोस को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें नया वीडियो आपके सामने है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेकर। बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, इंक्लूडिंग जनरल एंट्री। तो वॉच टिल वेरी लास्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में सारी चीजें यहां पर क्लियर होने जा रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले मैं अपनी भाषा में आपको बता देता हूं, एक ऐसा खर्चा जो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है। यह खर्चा उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में एक्रू हो चुका है, ड्यू हो चुका है, बट अभी इस अकाउंटिंग ईयर के एंड तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है। यानी कि कुछ पैसा जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेट तो करता है, जो खर्चा अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड तो है, अकाउंटिंग ईयर में ड्यू भी हो चुका है, उस अकाउंटिंग ईयर में एक्रू भी हो चुका है, बट उस अकाउंटिंग ईयर के समाप्ति तक उस खर्चे का कुछ पार्ट या पूरा पैसा अभी पे करना बाकी है, यानी कि केवल उसका पेमेंट नहीं हुआ है। बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। यह कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपको पहले एक प्रिंसिपल को सीखना जरूरी है, जिस प्रिंसिपल का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जिसका नाम है एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल प्रिंसिपल अकाउंटिंग बच्चों नॉमिनल अकाउंट पर लगता है। बच्चों, नॉमिनल अकाउंट के अंदर दो चीजें कवर की जाती है, बेसिकली एक्सपेंसेस, आई मस्ट से रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एंड सेकंड इज बच्चों इनकम। कौन सी इनकम बच्चों? रेवेन्यू इनकम, नोट कैपिटल। कैपिटल की चर्चा यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि सर एक्सपेंसेस और इनकम, यदि ये एक्सपेंसेस और इनकम यदि एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करते हैं सर? एक अकाउंटिंग ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करते हैं। मान लो ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25। यदि खर्चे इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करते हैं तो उन्हें इसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि रिलेट करने का मतलब बच्चों ये है, यहां पर रिलेट करने का मतलब है कि एक्सपेंसेस और इनकम हो चुके हैं उस अकाउंटिंग ईयर में ड्यू, या फिर कह सकते हैं एक्रू। उस अकाउंटिंग ईयर में वो खर्चे ड्यू हो चुके हैं, या फिर वो इनकम ड्यू हो चुकी है, या फिर एक्रू हो चुके हैं, बट सर अभी उनका पेमेंट नहीं किया गया है। फिर भी हमें उन्हीं अकाउंटिंग ईयर में उन एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ेगा और इनकम्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ेगा, इनकम्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, यदि वो किसी एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट इज मेड और नॉट फॉर एक्सपेंसेस, और कैश इज एक्चुअली रियलाइज और नॉट फॉर इनकम। चाहे इनकम के रेस्पेक्ट में कैश मिला हो या ना मिला हो, यदि इनकम उस अकाउंटिंग ईयर की है तो सर उसे उसी अकाउंटिंग ईयर में क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस के रेस्पेक्ट में बच्चों यदि अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है, जिसके लिए हम सर्विसेज ले चुके हैं, बिजनेस में बेनिफिट्स ले चुके हैं, तो खर्चा इसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है, पर उसका पेमेंट नहीं किया गया है, फिर भी उसे उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम का कॉन्सेप्ट, जिसको एक्रूड इनकम बोला जाता है, फंक्शन करता है इस प्रिंसिपल के बेसिस पर ही। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं? एक ऐसे खर्चे, अभी एग्जांपल से समझेंगे बच्चों, विच आर ड्यू एंड एक्रूड इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये ड्यू और एक्रूड अभी एग्जांपल के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट आर नॉट पेड। उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड खर्चे हैं, अभी आप इतना समझिए, पर उन्हें उस अकाउंटिंग ईयर में पे नहीं किया गया है, और येट टू बी पेड, जिनका पेमेंट किया जाना बाकी है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो चुका है, तो ऐसे खर्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे, पर उन्हें एक्सपेंसेस के नाम से उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट तो करना ही पड़ेगा, चाहे उनका पेमेंट नहीं किया गया हो। ये एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। जैसे हमारे बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय को हमें सैलरी देनी है, ठीक है, और हमने 1000 रुपीज 10,000 रुपीज मान लीजिए, 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पर एम्प्लॉय को रखा है। ओके, अकाउंटिंग ईयर है हमारा बच्चों, अकाउंटिंग ईयर है हमारा 2024-2025, ठीक है सर। 2024 और 25 के अंदर कितने मंथ होते हैं बच्चों? 12 मंथ होते हैं। उस एम्प्लॉइज ने
उस एम्प्लॉय ने पूरे 12 महीने, ये पूरे 12 महीने हमें एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज दी। ठीक है बच्चों, पर हमने इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड उसे 10,000 रुपए महीने के हिसाब से केवल और केवल 11th मंथ का ही पेमेंट किया, यानी कि 1,10,000 रुपए का ही हमने सैलरी का उसे पेमेंट किया। हमने केवल और केवल, बताओ मुझे बच्चों, कितने महीने की सैलरी पे करी है? केवल 11 महीने की सैलरी। पर एम्प्लॉय ने यहां से, जो कि 1 अप्रैल 2024 है, से लेकर यहां तक, यानी कि 31 मार्च 2025 तक हमें एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज दी है, पर हमने उसे केवल और केवल 11 महीने की सैलरी का पेमेंट किया है। यहां तक हमने पेमेंट किया है। मान लीजिए ये जो 12th मंथ था, यानी कि ये मार्च जो महीना था, मार्च 2025, उस सैलरी का पेमेंट हमने उसका रोक दिया, उसका पेमेंट हमने उसे नहीं किया। ये वाली लास्ट महीने की सैलरी हमने पे नहीं करी। तो मुझे बताओ बच्चों कि ये लास्ट मंथ की सैलरी कितनी है? इस लास्ट मंथ की सैलरी है बच्चों 10,000 रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी बच्चों से, क्या ये लास्ट मंथ की सैलरी के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय की सर्विसेज हम ले चुके हैं? एम्प्लॉय की सर्विसेज क्या हम ले चुके हैं? बताइए। यस सर। मार्च के लिए भी उसने हमें बिजनेस में सेवाएं दी थी, सर्विसेज दी थी। तो जब हम सर्विसेज का बेनिफिट ले चुके हैं, तो बच्चों सर्विसेज के बेनिफिट को कंज्यूम करने के बाद हमारा एक्सपेंसेस ड्यू हो जाता है, जिसका नाम है सैलरी। ये सैलरी एक्सपेंस हमारे लिए हो जाता है ड्यू, या कहे एक्रू। एक्रू का मतलब होता है एराइज होना, खर्चा उत्पन्न होना। जब हमने सर्विसेज का बेनिफिट ले लिया तो हमें एक्सपेंस भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, जब आपने 11 महीने की सैलरी का पेमेंट किया था तब एंट्री क्या करी थी सर? जब भी हमने सैलरी का पेमेंट किया था हमने एंट्री करी थी सर, सैलरी अकाउंट को बच्चों हमने कर दिया था डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट। 1,000 10,000 की सैलरी हमने डेबिट करी, तो टोटल 1,10,000 की सैलरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट हो गई पूरे 11 मंथ में, या कहे पूरे साल भर में। कैश हमने उसका पेमेंट किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब आ गया बच्चों आपका 31 मार्च 2025, मतलब एंड ऑफ द ईयर। आप पहुंच गए यहां पर। अब आपको याद है सैलरी तो यहीं तक पे हुई है, ये लास्ट मंथ की सैलरी तो पे हुई नहीं, पर बच्चों इसकी सर्विसेज आप ले चुके हैं, इसका बेनिफिट भी हम ले चुके हैं। तो बच्चों ये एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सर 31 मार्च को हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? बोलो। एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री किस बेसिस पर? एक्रूअल प्रिंसिपल के बेसिस पर। एक्रूअल प्रिंसिपल मेरे बच्चों क्या कहता है? एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि खर्चा यदि एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है तो उसे उसी अकाउंटिंग ईयर में डेबिट किया जाना चाहिए। चूंकि ये सैलरी भी लास्ट मंथ की जो हमने पे नहीं करी वो इसी अकाउंटिंग ईयर 2024 और 25 से रिलेटेड है, इसलिए इस सैलरी को 10,000 रुपए की जो लास्ट मंथ की सैलरी है उसे भी 24-25 के अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसलिए 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो बच्चों हमें एक्रूअल प्रिंसिपल फॉलो करके उस सैलरी को जो लास्ट महीने की इसी अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करती है, जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज का बेनिफिट हम ले चुके हैं, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्रूअल प्रिंसिपल एक्सपेंस पे भी लगता है, इनकम पे भी लगता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस से रिलेटेड मैटर है, एक्रूड इनकम इनकम से रिलेटेड मैटर है, उसे अलग से सीखेंगे। ठीक है, अभी एक एक कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं बड़ी तसल्ली के साथ। तो एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है कि खर्चा डेबिट कर दो, कर देते हैं सर, सैलरी अकाउंट डेबिट। ऑल्दो वी हैव नॉट पेड, जिसका हमने पेमेंट नहीं किया है, फिर भी हमने डेबिट करना पड़ेगा एंड ऑफ द ईयर में। ठीक है बच्चों, यदि यहां पर हम पेमेंट कर देते तो क्या आता? अभी मत लिखना आप। यहां पर यदि हम पेमेंट कर देते तो कैश आता या फिर बैंक आता, चेक से पेमेंट कर देते तो यहां पर 10,000 आ जाता। पर ये तो पेमेंट हमने नहीं किया कि नहीं किया बच्चों? बताओ। ये पेमेंट हमने सर नहीं किया है, इसीलिए तो आउटस्टैंडिंग कहला रहा है। तो बच्चों मैं अब इसको करता हूं रब। यहां पर कैश और बैंक तो नहीं आएगा, ये तो निश्चित है। तो फिर क्या आएगा सर यहां पर? बताइए बताइए बच्चों। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आप बताइए।
यहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000। ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पूछूं आपसे, बोलिए बच्चों, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बताइए ये किस कैटेगरी का अकाउंट है? बच्चों ये हमारे बिजनेस में एक तरह की करंट लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है बच्चों? करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने तरह की होती है मेरे प्यारे बच्चों? लायबिलिटी होती है दो तरह की, एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। ये एक तरह की करंट लायबिलिटी है। और बच्चों आप जानते हैं कि यदि बिजनेस के अंदर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्या होती है बच्चों? लायबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि अपर साइन, तो बच्चों उसे किया जाता है क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तब उसे किया जाता है डेबिट। आप जानते हैं बच्चों, केवल और केवल मैं इस क्रेडिट आइटम के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसका पेमेंट कर दिया गया है 10,000 की सैलरी का? देखिए सर, लास्ट मंथ की सैलरी का पेमेंट बाकी है, इसका पेमेंट नहीं किया गया है, यानी कि ये बकाया है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया, और खर्चे का नाम है सैलरी, तो बोल देंगे इसको बकाया सैलरी। अब बकाया शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बकाया शब्द से समझ में आ रहा होगा कि ये लायबिलिटी है जिसका पेमेंट करना बाकी है, और बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये एक करंट लायबिलिटी है, इसलिए बच्चों इसको कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में। कहां दिखाया जाएगा बच्चों? असेट्स और लायबिलिटीज को दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में से दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड में। कहां पर दिखाया जाएगा बच्चों? असेट साइड में या लायबिलिटी साइड में? लायबिलिटी साइड में इसे दिखाया जाएगा। तो ये एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये मैंने एक एक्सपेंस का एग्जांपल लिया है, हो सकता है स्टेशनरी का खर्चा आउटस्टैंडिंग हो, रेंट का खर्चा आउटस्टैंडिंग हो। तो बच्चों जितना पैसा इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है, जितना खर्चा इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है, जिसका पेमेंट इस अकाउंटिंग ईयर में करना था पर नहीं किया गया, जिस खर्चे और रेवेन्यू एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में हम इस अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट डिराइव कर चुके हैं, अवेल कर चुके हैं, तो वो एक्सपेंस भी इसी अकाउंटिंग ईयर में एक्रू और ड्यू माना जाएगा। एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि उसे इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में ही डेबिट कीजिए, इसलिए उसे डेबिट तो करना पड़ेगा। चूंकि उसका पेमेंट नहीं हुआ इसलिए पूरे अकाउंटिंग ईयर में उसकी एंट्री पास नहीं हुई। एंड ऑफ द ईयर में एक्रूअल प्रिंसिपल के कारण हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसमें हमें पर्टिकुलर एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा। चूंकि उसका पेमेंट कैश में नहीं हुआ इसलिए कैश और बैंक क्रेडिट नहीं होगा बच्चों, एक लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, स्टेशनरी है तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस। पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम उस आउटस्टैंडिंग के साथ बदलता रहेगा। बताओ यदि यहां पर रेंट होता तो एंट्री क्या होती बच्चों? बता दीजिए। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाता, ठीक है, एक्रूअल प्रिंसिपल के कारण, क्योंकि खर्चा उसी अकाउंटिंग ईयर का है। और आउटस्टैंडिंग रेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यहां पर एंट्री हो जाती 10,000। स्टेशनरी होती तो एंट्री क्या हो जाती? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। तो क्या बात समझ में आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में बच्चों? यहां पर ये डिक्टेशन अब हम पढ़ लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे हैं जो कि ड्यू हो चुके हैं, एक्रू हो चुके हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। इसका मतलब यह है कि उसका बेनिफिट सर हम उसी अकाउंटिंग ईयर में ले चुके हैं, सर्विसेज हम उसी अकाउंटिंग ईयर में ले चुके हैं। जैसे हमने किराए पर बिल्डिंग ले रखी है और बिजनेस चला रखा है, तो सर हमने 1 महीने का किराया नहीं पे किया, पूरे 12 महीने में से 11 मंथ का हमने रेंट पे कर दिया, लास्ट मंथ का हमने रेंट आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया, या मान लीजिए 2 महीने का रेंट हमने पे नहीं किया। बताइए टेनेंसी की सर्विसेज आपने ली या नहीं ली बिजनेस में? यस सर, टेनेंसी की सर्विसेज हमने ली है। बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने वो 2 महीने भी की थी हमारे बिजनेस के उस बिल्डिंग के अंदर जो हमने किराए पर ली है। तो बच्चों लैंडलॉर्ड को किराया हमारा ड्यू होता है या नहीं होता है? यस सर, उस 2 महीने का भी किराया ड्यू हो चुका है, एक्रू हो चुका है, क्योंकि टेनेंसी की सर्विसेज बिजनेस के अंदर हम ले चुके हैं, बिजनेस को उस एक्टिविटी से, उस रेंटेड प्रेमाइसेस से रन कर चुके हैं। सो वी हैव टू पे दैट 2 months रेंट आल्सो इन फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, बट वी हैव नॉट पेड दैट एक्सपेंस इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। तो 31 मार्च को हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बीच में आएगा और कहेगा कि सर इस रेंट को डेबिट करो, 2 महीने के रेंट को डेबिट करो। 5,000 रुपए महीना है तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का रेंट अकाउंट डेबिट 10,000,
और बच्चों क्रेडिट हो जाएगा यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट। ये लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। बात समझ में आती है या नहीं मुझे बताइए। पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सैलरी हमारे एग्जांपल में देखिए, जितनी भी सैलरी आपने डेबिट करी थी, एक तो ये 1,10,000 और एंड ऑफ द ईयर में जो हमने सैलरी डेबिट करी 10,000, टोटल इस अकाउंटिंग ईयर की सैलरी कितनी हो गई बच्चों? 1,20,000। और हम जानते हैं कि इस अकाउंटिंग ईयर के रेस्पेक्ट में सैलरी का खर्चा पूरे 12 महीने का इतना ही होता है। 10,000 पर मंथ हमने देखा था, 12 मंथ के हिसाब से 1,20,000 ही होता है। तो 1,20,000 का खर्चा ही इस अकाउंटिंग ईयर में डेबिट होना चाहिए था। सर पे करते वक्त 1,10,000 डेबिट हो गया। एडजस्टमेंट एंट्री करते वक्त चूंकि एडजस्टमेंट एंट्री हमें एक रूल प्रिंसिपल के कारण करनी पड़ी, तो वो सैलरी का खर्चा बचा हुआ जो था जिसे पे नहीं किया वो बाद में एंड ऑफ द ईयर में डेबिट हुआ। तो टोटल पूरा जितना खर्चा एक अकाउंटिंग ईयर का था उतना ही डेबिट होना चाहिए। अब बच्चों आपने इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को तो लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट को तो लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया, पर ये जो एक्सपेंस है, जो सैलरी अकाउंट डेबिट किया है आपने 1,10,000 और यहाँ पर 10,000 यानी कि 1,20,000, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों? एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को 2025 को हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाते हैं बच्चों? फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। उसमें क्या क्या बनता है आप जानते हैं। एक तो बनता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और बच्चों दूसरा क्या बनता है बताओ? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L बनता है, दूसरी बनती है सर बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग P&L में से जो P&L है सर, उस P&L में हमारी पूरी सैलरी को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। सैलरी पूरी 1,20,000 की क्या कर दी जाएगी बच्चों? रिटर्न ऑफ। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। रिटर्न ऑफ कर दी जाएगी। मतलब जो सैलरी डेबिट थी, इसका बैलेंस डेबिट था, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट, और P&L अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री ये होगी, P&L अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 राधे और टू सैलरी अकाउंट। ध्यान से देखिए बच्चों, सैलरी अकाउंट 1,20,000 ये राइट ऑफ करने की एंट्री एंड ऑफ द ईयर में पास कर दी जाएगी। दूसरा ट्रीटमेंट बात करते हैं बैलेंस शीट का। तो सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमें जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी उसे दिखाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ए करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में भी एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है बच्चों करंट लायबिलिटी। तो बच्चों इसे कहाँ दिखाया जाएगा? करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। कितनी थी सर? 10,000। ये हो गया इसका अकाउंटिंग डिस्क्लोजर। तो पूरी चर्चा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा? छोटा है पर बहुत काम का वीडियो है बच्चों। इसको वापस से रिकेप करके देख लेना। आउटस्टैंडिंग से रेस्पेक्टेड जितने भी क्वेश्चन से क्वेरीज हैं उनको आप एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपकी बुक में टीके गोयल में दिए हुए हैं, या जो भी टीएस ग्रेवाल आप बुक पढ़ते हैं उसमें इसको अप्लाई कर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यदि आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं तो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कॉन्सेप्ट्स खत्म होने के बाद। सभी वीडियोस आप देखेंगे तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग बढ़ती चली जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे देखते हैं वीडियो पर लाइक नहीं करते, लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है। सर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।